नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार। आप लोगों के बीच आज मैं एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वह हिंदी ग्रामर से संबंधित है और 28 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई हिंदी का, तो उसी से आधारित यह टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है रचना के आधार पर वाक्य भेद। आज का क्लास बहुत ही रोचक है, आप सब जुड़िएगा और ध्यान से इस क्लास को सुनिएगा, समझिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्न को जरूर पूछिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आकर के उसका जवाब अवश्य दूंगा। तो आज हम लोग को जानना है रचना के आधार पर वाक्य भेद। और नीचे लिखिए थोड़ा सा। रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। इस वाक्य के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सब्जेक्ट और इसको बोला जाता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोला जाता है। तो सबसे पहले उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो वाक्य में जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए, वाक्य में जिसके बारे में आप बात करते हैं उसी को उद्देश्य कहा जाता है। जैसे मोहन आम खाता है, तो इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में। वही वाक्य का उद्देश्य कहलाएगा। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? मोहन के बारे में। यह उद्देश्य कहलाएगा। और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। तो यहां पर पुस्तक पढ़ता है क्या है? विधेय है। सबको समझ में आ रहा होगा? यह उद्देश्य है और ये विधेय है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य विधेय सबको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग जानेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। सबसे पहले जानना हमें सरल वाक्य के बारे में। सरल वाक्य का परिभाषा कहता है कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया की संख्या एक हो, जिस वाक्य में मुख्य क्रिया की संख्या एक होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सरल वाक्य, सरल वाक्य। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया की संख्या एक होती है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य बोलते हैं। अब मुख्य क्रिया होता क्या है? देखिए, जो वाक्य को पूर्णता दिलाता है, जो क्रिया शब्द वाक्य को पूर्णता दिलाता है उसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह पढ़ता है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। ये पढ़ना शब्द क्या है? मुख्य क्रिया है। और इसके बगल में जो क्रिया शब्द है इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। और इसको क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। कर्ता क्रिया और ये सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया और ये सहायक क्रिया। तो जिस वाक्य में मुख्य क्रिया की संख्या एक होती है उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य। तो यहां पर मुख्य क्रिया की संख्या एक है, क्या कहेंगे? इसको सरल वाक्य कहेंगे। तो देखिए होता क्या है कि कभी कभी
एक क्रियापद वाला सरल वाक्य होता है, दो क्रियापद वाला सरल वाक्य होता है, तीन क्रियापद वाला सरल वाक्य होता है, चार क्रियापद वाला सरल वाक्य होता है, पांच क्रियापद वाला सरल वाक्य होता है। तो इसको समझना होगा। सबसे पहले मान लीजिए कि वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है, तो यहां पर क्रिया शब्द क्या है। होता क्या है कि जब कोई भी वाक्य में जब कोई भी क्रिया नहीं हो तो वहां पर अगर सहायक क्रिया हो, वह सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का रूप ले लेता है। तो इसमें बताइए, इसमें कोई क्रिया शब्द है? यहां पर केवल है जो शब्द है यही क्रिया शब्द है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया मान लेंगे। और देखिए, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो उसे शब्द न कह करके हम पद बोलते हैं। इसलिए है को हम क्या बोलेंगे? क्रियापद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रियापद बोलेंगे। इसमें जितने भी शब्द है इसको शब्द ना बोल करके इसे हम पद बोलेंगे। और जब इसको हम अकेले लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए है लिखे हैं केवल, या कहीं पर लिख दिए वह, तो इसको हम शब्द बोल सकते हैं, इसको भी शब्द बोल सकते हैं। लेकिन इसका जब प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं तो इसको हम शब्द ना कह करके पद बोलते हैं। तो एक क्रियापद वाला सरल वाक्य होता है, दो क्रियापद वाला सरल वाक्य होता है। कैसे? देखिए, वह विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पढ़कर जाता है, वह पढ़कर जाता है। उसके बाद वह आकर पढ़कर चला गया, चला गया। उसके बाद मान लीजिए कि इसी में है जोड़ देते हैं अगर, तो क्रियापद ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि कितने क्रियापद वाला सरल वाक्य है, इसकी क्रिया की संख्या बताइए, ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है। प्रश्न आपसे केवल सरल वाक्य पूछेगा कि सरल वाक्य पहचानिए। तो इसमें पहचानने के लिए ऐसा नहीं है कि छोटा वाक्य देख लिए तो उसको हम सरल वाक्य कह दिए, ऐसा नहीं है। बड़ा बड़ा वाक्य भी सरल वाक्य होता है। और क्रिया की एक संख्या से ऐसा नहीं है कि एक ही संख्या अगर है तो सरल वाक्य है, उससे अगर ज्यादा संख्या है तो सरल वाक्य नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। मुख्य क्रिया केवल पहचानना है। मुख्य क्रिया की संख्या अगर एक है तो वो सरल वाक्य है। जैसे पहला जो वाक्य है इसमें मुख्य क्रिया क्या है? जब कोई भी क्रिया नहीं होता है जब कोई भी मुख्य क्रिया के रूप में अगर वाक्य में नहीं हो, वहां पर केवल है क्रिया है, तो उसी है को हम क्या मान लेते हैं, या था को क्या मान लेते हैं? मुख्य क्रिया मान लेते हैं। तो यह जो है शब्द है यही यहां पर मुख्य क्रिया के रूप में है। उसके बाद वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। इसमें क्रिया की संख्या कितनी है? एक, दो, तो दो क्रियापद वाला सरल वाक्य हो जाएगा। यहां पर देखिए क्रिया की संख्या कितनी है? तीन, लेकिन मुख्य क्रिया की संख्या कितनी है? एक है। जब मुख्य क्रिया की संख्या एक हो तो उसको हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। अब पढ़कर शब्द जो क्रिया है, ये पढ़कर जो पद है, यह कौन सा क्रिया है? तो इसको हम पूर्वकालिक, यानी कि देखिए मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया घटित होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले और कालिक का मतलब होता है समय में। यानी मुख्य क्रिया से पहले घटित जो होती है क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले समय में घटित होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें देखिएगा कर और कर के प्रत्यय हमेशा लगा रहता है, तो यह पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। तो पूर्वकालिक क्रिया से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है मुख्य क्रिया से। तो मुख्य क्रिया की संख्या कितनी है? एक है। जब मुख्य क्रिया की संख्या एक है तो इसको हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य बोलेंगे। इसके बाद वह आकर पढ़कर चला गया। वह आकर भी पूर्वकालिक क्रिया है, पढ़कर भी पूर्वकालिक क्रिया है, और चला गया। तो यहां पर चलना जो शब्द है यही क्या है? मुख्य क्रिया है। तो जब मुख्य क्रिया की संख्या एक है तो इसको हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य बोलेंगे। तो एक क्रियापद वाला सरल वाक्य, दो क्रियापद वाला सरल वाक्य, तीन क्रियापद वाला सरल वाक्य, चार क्रियापद वाला सरल वाक्य, पांच क्रियापद वाला भी सरल वाक्य होता है। इसके बाद दूसरा चीज हम लोग जानेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? देखिए इसका परिभाषा होता है
कि जिस वाक्य में दो उपवाक्य आपस में किसी योजक शब्द के माध्यम से जुड़े हो, जिस वाक्य में दो उपवाक्य आपस में किसी योजक शब्द के माध्यम से जुड़े हो, योजक शब्द का मतलब कंजक्शन जिसको बोलते हैं, जैसे और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, ताकि, ये जितने भी शब्द होते हैं योजक शब्द कहलाते हैं। तो जिस वाक्य में दो उपवाक्य आपस में किसी योजक शब्द के माध्यम से जुड़े हो तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि वह आया और पढ़ने लगा, देखिए इसमें मुख्य क्रिया की संख्या 2 होती है। सरल वाक्य में मुख्य क्रिया की संख्या कितनी होती है? 1। लेकिन संयुक्त वाक्य में मुख्य क्रिया की संख्या कितनी होती है? 2 मुख्य क्रिया की संख्या होती है। जैसे वह आया और पढ़ने लगा, ये 2 उपवाक्य है। उपवाक्य कहते किसे हैं? जब एक ही वाक्य में जब आप 2 भागों में उस वाक्य को बांट देते हैं और दोनों भाग जो है अपने अर्थ देने की क्षमता रखता हो, दोनों भाग अपना अपना अर्थ देने की क्षमता अगर रखता हो तो उसको एक भाग को हम क्या कहते हैं? इस भाग को क्या कहेंगे? उपवाक्य। इस भाग को क्या कहेंगे? उपवाक्य। अब यहां पर आपको केवल क्रिया दिख रहा है, यहां पर आपको कर्ता नहीं दिख रहा है, तो यही वाला जो कर्ता है यहां पर छुपा हुआ है। वह आया और पढ़ने लगा, यानी वह आया और वह पढ़ने लगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जहां पर 2 उपवाक्य आपस में किसी योजक शब्द के माध्यम से और तथा एवं के माध्यम से अगर जुड़े हों तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। सबको समझ में आया होगा। इसमें मुख्य क्रिया की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मुख्य क्रिया की संख्या कितनी होगी? इसमें 2 होगी। जैसे एक और सेंटेंस है कि तुम चाय पियोगे या कॉफी। तुम चाय पियोगे या कॉफी। यहां पर देखिए, तुम चाय पियोगे, यहां पर एक उपवाक्य है, और कॉफी। अब ये जो क्रिया शब्द यहां पर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यही क्रिया शब्द यहां पर लागू हो जाएगा। तुम चाय पियोगे या कॉफी पियोगे, ऐसे भी बोल सकते हैं। वही मीनिंग होगा, यहां पर वही अर्थ निकलेगा। तुम चाय पियोगे या कॉफी, या ऐसे हम बोल सकते हैं कि तुम चाय पियोगे या कॉफी पियोगे। तो यहां पर 2 उपवाक्य की संख्या हो गई। एक यहां पर उपवाक्य है, यहां पर उपवाक्य है। जब 2 उपवाक्य है और 2 मुख्य क्रिया की संख्या है, यहां पर भी एक मुख्य क्रिया है और यहां पर भी एक मुख्य क्रिया है। जब 2 मुख्य क्रिया की संख्या है और 2 उपवाक्य है और एक ही वाक्य में जुड़े हैं तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वे कमेंट जरूर करेंगे और पूछेंगे। देखिए अब हम लोग जानेंगे मिश्र वाक्य के बारे में। मिश्र वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, इसका परिभाषा होता है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि प्रधान उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है। तो इसका एक ट्रिक मैं बता रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले आश्रित उपवाक्य की पहचान। आश्रित उपवाक्य की पहचान। आश्रित उपवाक्य की पहचान। देखिए, जिस उपवाक्य के प्रारंभ में जो जिसे ज्यों जिसको जिसने जैसा जब कि यदि क्योंकि लगा रहे। जिस उपवाक्य के प्रारंभ में
यानी कि शुरू में, जिस उपवाक्य के प्रारंभ में यानी कि शुरू में जो, जिसे, ज्यों, जिसको, जिससे, जिसने, जिससे, जैसा, जबकि, यदि, क्योंकि आदि लगा रहे जिस उपवाक्य के प्रारंभ में, तो उसे हम समझ लेंगे कि वह क्या है, आश्रित उपवाक्य है। और उसके बगल वाला क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। जैसे सेंटेंस है, मान लीजिए कि जब मैं घर पहुंचा तब 10 बज रहे थे। तब 10 बज रहे थे। सबसे पहले वाक्य को बांट देना है। जब मैं घर पहुंचा तब 10 बज रहे थे। यहां पर ये दो उपवाक्य है। जब एक ही वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है तो एक एक को हम क्या बोलते हैं, उपवाक्य बोलते हैं। ये भी उपवाक्य है और ये भी उपवाक्य है। यहां पर जिस उपवाक्य के प्रारंभ में जब लगा है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जिस उपवाक्य के प्रारंभ में जो, जिसने, जब, ज्यों, जैसा, क्योंकि, यदि, कि आदि शब्द लगा रहे तो हम समझ जाएंगे कि वो आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहां पर ये आश्रित उपवाक्य हो जाए क्योंकि इसके प्रारंभ में जब लगा हुआ है। जब लगा हुआ है तो जब लगा हुआ है तो ये आश्रित है, ये आश्रित हो गया। इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, ये प्रधान हो जाएगा। क्योंकि मिश्र वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, लेकिन प्रधान उपवाक्य की संख्या एक निश्चित रूप से होगा। तो यहां पर इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। जब इसको हम आश्रित कर लिए तो ये प्रधान तो आना ही आना है, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य। तो देखिए जिस उपवाक्य में, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य की संख्या और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य की संख्या होती है, वहां पर क्या होता है, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य होता है। अर्थात इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, इस वाक्य में अगर भेद पूछा जाए कि रचना के आधार पर भेद बताइए तो क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा या मिश्रित वाक्य होगा। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद जानेंगे हम लोग, देखिए आश्रित उपवाक्य के भेद। तो आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, तो संज्ञा उपवाक्य को पहचानने के लिए जिस मिश्र वाक्य में अगर ऐसा की लगा है, अगर ऐसा की लगा है, आंख बंद करके कह देना है कि वह संज्ञा उपवाक्य है। जैसे मैंने कहा कि तुम घर जाओ। मैंने कहा कि तुम घर जाओ, इसमें कुछ नहीं समझना। परिभाषा पर जाइएगा तो परिभाषा को पढ़िएगा तो उसमें ज्यादा थोड़ा उलझन उत्पन्न होंगे, उलझन ज्यादा होंगे। तो इसमें केवल एक ट्रिक से समझेंगे कि अगर जिस मिश्र वाक्य में, ये तो मिश्र वाक्य है, क्यों मिश्र वाक्य है, तो सबसे पहले देखेंगे वाक्य को बांट देंगे। मैंने कहा तुम घर जाओ, तो जिसके प्रारंभ में ऐसा की आता है वह क्या है, आश्रित है। और जब आश्रित और प्रधान की बात होती है, जब आश्रित और प्रधान की बात होती है तो क्या सर्व वाक्य होता है, नहीं होता है। क्या संयुक्त वाक्य होता है, नहीं होता है। क्योंकि संयुक्त वाक्य में दोनों प्रधान उपवाक्य होते हैं। जब दोनों उपवाक्य में मुख्य क्रिया है तो दोनों प्रधान उपवाक्य हो जाएंगे, क्योंकि प्रधान उपवाक्य में मुख्य क्रिया होती है। तो संयुक्त वाक्य होगा नहीं। यहां पर क्या होगा, जब आश्रित और प्रधान की बात हो रही है तो यहां पर क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। और आश्रित उपवाक्य के भेद कहां पर पाए जाते हैं, मिश्र वाक्य में ही पाए जाते हैं। तो यहां पर ये मिश्र वाक्य हो गया। अब इस मिश्र वाक्य में उपवाक्य का कौन सा भेद है, तो अगर की जोड़ने वाला, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला अगर मिश्र वाक्य में छोटा की मिलता है, ऐसा ही की, ए नहीं की, ए गलत हो जाएगा, फिर ए नहीं है, ऐसा नहीं, यही वाला कॉ में छोटी ई की मात्रा। तो अगर ऐसा की, अगर दोनों उपवाक्य को जोड़ रहा है तो एक आश्रित हो जाएगा, एक प्रधान हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो ये संज्ञा उपवाक्य होता है। अर्थात आंख बंद करके कह देना है, अगर छोटा की इन पर जोड़ रहा है, अगर किसी भी वाक्य को, दो उपवाक्य को आपस में जोड़ रहा है, मिश्र वाक्य है, और छोटा की ऐसा जोड़ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। क्या है वो, संज्ञा उपवाक्य है। तो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा की लगा हुआ है,
जोड़ने के रूप में, तो हम आंख बंद करके कह देंगे बाबू कि यह संज्ञा उपवाक्य है। क्या है? तो संज्ञा उपवाक्य है। इसके बाद हम लोग देखेंगे विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? देखिए, जहां पर जिस वाक्य में या जिस मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य, जिस वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जिस वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य कहते हैं। क्योंकि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, जो ईमानदार हैं वहीं आए हैं, वहीं आए हैं। तो यहां पर सबसे पहले इस वाक्य को बांट देंगे उपवाक्य में, तो ये आश्रित हो जाएगा, ये प्रधान हो जाएगा। तो जहां पर जिस वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वहां पर क्या होता है? विशेषण उपवाक्य होता है। यहां पर देखिए, ये जो शब्द जो है, जो से हम पता कर सकते हैं कि ये आश्रित है, तो जब ये आश्रित है तो ये प्रधान हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। तो ये जो आश्रित उपवाक्य है या प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो यहां पर ये सर्वनाम शब्द है। इसी सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि जो ईमानदार है वहीं आए हैं, तो वहीं शब्द से क्या, किसका ताल्लुकात है? ईमानदार शब्द से। अर्थात जहां पर आश्रित उपवाक्य जो है, अगर प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वहां पर विशेषण उपवाक्य होगा। इसके बाद आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो देखिए, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है कालवाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है स्थानवाचक और चौथा होता है रीतिवाचक। पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा क्या होता है? रीतिवाचक। देखिए, कालवाचक में क्या होगा? तो समय के का बोध होता है। स्थानवाचक में जगह का बोध होता है। उसके बाद से रीतिवाचक में ढंग का, तरीका बताया जाएगा, मैनर बताया जाएगा। और उसके बाद परिमाणवाचक में क्वांटिटी बताई जाएगी। जैसे वह अधिक बोलता है, तो बोलता है तो कितना बोलता है? तो अधिक बोलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परिमाणवाचक। वह धीरे धीरे जाता है, जाता है तो कैसे जाता है? तो धीरे धीरे जाता है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। उसके बाद से 10 बजे आया, वह 10 बजे आया, तो कितने बजे आया? तो 10 बजे आया, तो 10 बजे क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण को समझना जरूरी है। अगर क्रिया विशेषण उपवाक्य को समझना है तो क्रिया विशेषण के भेद को जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, क्रिया विशेषण उपवाक्य में होता क्या है कि जहां पर आश्रित उपवाक्य, जहां पर आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के किसी क्रिया की विशेषता बताता हो, जहां पर आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी क्रिया की विशेषता बताता हो, वहां पर होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे, जब मैं घर पहुंचा तब 10 बज रहे थे, तब 10 बज रहे थे। यहां पर जब लगा हुआ है तो इसे हम पहचान जाएंगे कि आश्रित है। उसके बाद वाला क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। जहां पर जिस वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा, किसी क्रिया की विशेषता बताता हूं, तो यहां पर क्रिया की विशेषता है कि 10 बज रहे थे। तो जहां पर आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के, जहां पर आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अर्थात इस वाक्य में क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। सबको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। और जिस चैप्टर में आप लोग को दिक्कत होगा, पहले से आप पढ़ रहे होंगे, तो जिस चैप्टर में अगर दिक्कत होगा, चाहे वो लिटरेचर का हो, कंपोजिशन का हो, कंपोजिशन सेक्शन का हो या ग्रामर सेक्शन का हो, जिसमें भी आप लोगों को दिक्कत है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। उस चीज को मैं फिर से क्लास में बताऊंगा और जो भी समस्या होगी, समस्या का निदान निकाला जाएगा, बताया जाएगा फिर से। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।